अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज की इस क्लास में क्लास 12th उर्दू के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत हूं। बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिमांड आ रहा था और आए भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी कम वक्त रह गया है। और इससे पहले जो है हम लोग एक क्लास यानी पार्ट 1 में और भी क्वेश्चन को कवर किए थे, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। जो भी स्टूडेंट प्ले लिस्ट से देखते गए आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यह सारा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया था अशआर की तशरीह और सेट 1 और आपका सेट 2 और सेट 2 से हम लोग जो है आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितना क्वेश्चन कवर होगा आज की इस क्लास में उतना क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आज ही मेरे नंबर पे राब्ता करें, कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 950 और 82147 और 60। इस नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट पीछे वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं या फिर नहीं जानते हैं किस तरह से जो है हर एक क्लास हम लोगों को मिल पाएगी, आप लोग इसी चैनल यानी एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर के कंप्लीट वीडियो को सब्जेक्टिव का देख सकते हैं। लगभग आपको 5 पार्ट में यानी 5 क्लास में 15 क्लास में जो है कंप्लीट आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो जाएगा और आपकी परेशानी दिक्कत जो भी है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने स्टूडेंट अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया में ज्वाइन नहीं हुए हैं या फिर फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, सारा चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है, तशरीह करने बोल रहा है। तशरीह की भी ट्रिक मैंने एक वीडियो में बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तशरीह की वीडियो आप लोग जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को आगे की क्लास और बेहतरीन तरीके से समझ में आए किस तरह तशरीह करना रहता है, तशरीह में क्या करना रहता है, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ उस वीडियो में बता रखा है। इसलिए आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लें तशरीह वाली वीडियो को, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो। गुलदस्ता का मतलब क्या होता है, फूलों का गुच्छा, फूलों का माला, ठीक है। तो गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो, एक फूल का क्या हो, मजमून हो तो 100 रंग से बांधो। एक फूल का मजमून हो तो किस रंग से, 100 रंग से बांधो, ठीक है। तो आप लोगों ने शेर को पढ़ा बट समझ में नहीं आया। तशरीह में वही चीज बताना रहता है कि ये शेर 2 शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, उसमें खुलासा के साथ बताएं यानी तशरीह करें। अब देखिए तशरीह में कैसे तशरीह किया जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ना मजकूरा बाला शेर, ठीक है। मजकूरा बाला शेर अनीस की जेरे निसाब यानी आपके निसाब, जेरे निसाब यानी क्लास 12th उर्दू कहकशा बुक आपके जो निसाब में है, जेरे निसाब मर्सिया के तीसरे बंद से माखूज है। यानी कहकशा उर्दू में आपका क्या है, इसका अनीस का जो है मर्सिया है, उस मर्सिया से ये शेर यानी तीसरा बंद से लिया गया है यानी माखूज है, ठीक है। इस शेर में शायर मीर अनीस ने उस हकीकत को वाज़ेह किया है कि वह अपने शायराना फनकार के जरिए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। एक एक फूल के मजमून को कितने तरीके से बांध सकते हैं, सैकड़ों यानी 100 तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्जी भी, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है, रियायत लफ्जी भी काबिल तवज्जो है। रियायत का मतलब क्या होता है, छूट, ठीक है, यानी लफ्ज़ों का छूट भी काबिल तवज्जो है। अब आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि फूलों की मुनासिबत यानी फूल की मुनासिब से फूलों की मुनासिबत से रंग और गुलदस्ते जैसा अल्फाज का इस्तेमाल जो है शायर ने किया है। फूलों की मुनासिबत से सी रंग और गुलदस्ता जैसे जो अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि शेर को जेर निसाब मर्सिया का मुग्स कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है, मुग्स कहा जा सकता है। वैसे भी दर्ज जो है दर्ज बाला अशआर, ये जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे बाला आप लोग पढ़ना। दर्ज बाला अशआर उर्दू मर्सिया में जुबान जो खास वो आम है, ठीक है। जुबान जो खास वो आम है, ठीक है ना। तो ये सारा हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन में पढ़े। अब आइए हम लोग फिर सेट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है,
दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दाइम का मतलब हमेशा होता है, आप लोग जानते ही हैं, यानी हमेशा पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दाइम का मतलब क्या होता है? हमेशा, ठीक है। तो दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दर का मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है दर का मतलब? दरवाजा, यानी हमेशा पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। खाक का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। खाक ऐसी जिंदगी, क्या कह रहा है? खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, तशरीह के जरिए हम लोग देखेंगे आगे की क्लास आगे, ठीक है ना। देखिए पेश नजर शेर मिर्जा गालिब की शामिल निसाब पहली गजल से माखूज है। अब देखिए पहली आ गया है, मतलब एक से ज्यादा इन्होंने गजल लिखा है। तो कितना गजल लिखा है आपके निसाब में? 2 गजल है मिर्जा गालिब के, ठीक है ना। तो ये गजल जो है पहली गजल का ये मिसरा है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। थोड़ा सा मैं तर्ज के साथ आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। खाक ऐसी जिंदगी, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। खाक ऐसी जिंदगी। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। माखूज है और गजल का मतला है। मतला किस शेर को कहते हैं? जो शेर, जो मान लीजिए पूरा कंप्लीट जो है नात लिखे हैं, गजल लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, उसका शुरू वाला शेर क्या होता है? मतला होता है। और लास्ट वाला जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो ध्यान रखना, शुरू वाला शेर को मतला, लास्ट वाला शेर को मक्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो और गजल का मतला है। इस शेर में गालिब ने अपनी गुर्बत का, अपनी गरीबी का इजहार करते हुए बादशाह को मुखातिब किया है। बादशाह को क्या किया है? मुखातिब किया है। और मौसूफ को, ठीक है, यानी और पीछे की कहानी को अपने खुददारी का एहसास दिलाते हुए, खुददारी यानी अपने आप पर एहसास दिलाते हुए, खुददारी का एहसास दिलाते हुए कहा है कि मैं अपने गुर्बत के बावजूद, मैं जो अपने गरीबी के बावजूद तेरे दर पर यानी तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा पड़ा रहने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। खुददारी का एहसास दिलाते हुए कहा है कि मैं अपने गुर्बत के बावजूद तेरे दर पर हमेशा पड़ा रहने वाला नहीं हूँ। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है शायर, देखेंगे ध्यान से। देखिए खाक पर ऐसी जिंदगी पर, यानी मिट्टी पर ऐसी जिंदगी पर, इसलिए कि मैं इंसान हूं। मैं क्या हूं? इंसान हूं। बोल सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, अपने आप पर जो है हमको क्या कहते हैं कि भरोसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। पत्थर नहीं हूं। पत्थर जिस तरह बेजान चीज होती है, वो न जा सकता है, जहां आप फेंक दें वो रह जाएगा, वैसे ही, ठीक है। तो पत्थर क्या होता है? बेजान चीज होती है। बेजान चीज की तरह मैं नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि पत्थर बेजान और बेहस होती है, ठीक है। पत्थर जो है बेहस होती है, जबकि इंसान एक हिस्सास मखलूक है, जो कि इंसान जो है खा सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक हिस्सास मखलूक है। वह किसी के दरवाजे पर 2 रोटी के लिए पड़ा नहीं रह सकता है। किसी के दरवाजे पर जो है 2 रोटी के लिए पड़ा नहीं रह सकता है, अगर उसमें खुददारी है, यानी अगर उसमें अपने आप पर कुछ भी थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा है, भरोसामंद है, वो अपने आप पर रहना चाहते हैं, अपने निर्भर पर रहना चाहते हैं, खुद कमा कमा के खाना चाहते हैं। यानी कहता है कि अगर उसके अंदर खुददारी है, शायर ने बादशाह को इसी शेर में इसी जज्बे का एहसास दिलाया है। शायर क्या कहता है, जब ये क्या कहते हैं गालिब क्या कहते हैं बादशाह के दरबार में रहते, तभी जो है ये शेर लिखे हैं, ठीक है ना। बादशाह को इस शेर में इसी जज्बे का एहसास दिलाते हैं। जज्बा की जमा होती है जज्बे, ठीक है ना, या फिर जज्बात भी होती है जज्बा की जमा। तो जज्बे का एहसास दिलाया है, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं। सवाल नंबर 2 पे हैं, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए। क्या कह रहे हैं? पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। थोड़ा सा तर्ज के साथ मैं आप लोगों को समाप्त करूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए,
ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। चलिए ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, जो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है तशरीह में कि ज़ेर शेर यगाना चंगेज़ी की शामिल निसाब है। तशरीह में बिल्कुल काफ़ी इजी रहता है भाई लोग, ठीक है, बहुत आसान है तशरीह करना। सिर्फ आप एक बार ट्रिक वाली वीडियो को देख लीजिए, ट्रिक लगाइए, आराम से कोई भी शेर की तशरीह आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ज़ेर तशरीह शेर यगाना चंगेज़ी की शामिल निसाब गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया है। ये मैं पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा शेर उसमें कुछ अलग था, ठीक है। ये दोबारा से देख लीजिए, ज़ेर शेर या फिर ज़ेर तशरीह शेर यगाना चंगेज़ी की शामिल निसाब गज़ल से माखूज है। कहने का मतलब इसके मुसन्निफ, इस शेर के मुसन्निफ यगाना चंगेज़ी हैं और आपके निसाब में जो शामिल गज़ल है उससे लिया गया है। इस शेर में शायर ने एक तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी व फरहाद, एक शीरी और फरहाद क्या है, एक फरहाद का एक बादशाह है। शीरी वो फरहाद के इश्क व मोहब्बत के वाक़या की बड़ी खूबसूरती और सलीके के साथ और तरीके के साथ जो है बयान किया है। शायरी की इस्तिलाह में, शायरी की जो है इस्तिलाह में इसे सनअत तलमी कहते हैं। ऐसे जिस पे तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया जाए, शायरी की इस्तिलाह में उसे सनअत तलमी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं फटाफट से। शेर के दूसरे हिस्सा में दरिया समाए हैं का इस्तेमाल किया गया है। शेर के दूसरे हिस्से में, दूसरे अशआर में क्या किया गया है, दरिया समाए का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी जाहिरी माना के तौर पर, जिसे जो है जाहिरी माना के तौर पर शायर ने शीरी व फरहाद के वाक़या की तरफ इशारा किया है। यानी फरहाद ने जिस पहाड़ को खुद क्या कह रहे हैं, सॉरी, जिस पहाड़ को जो खोद कर दूध की नहर निकालने की कोशिश की है, खोद कर जो है दूध की नहर निकालने की कोशिश की है, आखिर फरहाद भी इसी मिट्टी में मिल गया। लेकिन शायर ने इस शेर में हकीकी मुराद इंसानी जिंदगी के अंजाम और दुनिया की बेसबाती से लिया है। शायर यह कहना चाहता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे मशहूर लोग आए और अपनी शोहरत एक जलवा दिखाकर आखिरकार उसे ज़मीन में समा गए। यही वजह है कि शायर ने ज़मीन में दरिया समा जाने की बात की है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि ज़मीन में दरिया समा गए हैं, यानी कितने बड़े बड़े इंसान आए, कितने अच्छे अच्छे इंसान आए, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी ताकतवर इंसान हो, लेकिन उसको एक न एक दिन उसको ज़मीन के अंदर दफन किया जाएगा, ज़मीन में उसको समाना होगा, ज़मीन में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यही कहना चाहता है। ये एक शेर के ज़रिए, एक अशआर के ज़रिए जो है शायर कहना चाहते हैं कि दरिया समा जाने की बात की है। दरिया क्या होता है, ज़मीन में ही तो समाते हैं। धूप पड़ती है, कड़क धूप, वो क्या होता है, लास्ट में वो दरिया भी क्या करते हैं, सूख जाते हैं। किस में सूख जाते हैं, ज़मीन में ही सूख जाते हैं, ठीक है। उसी तरह बता रहे हैं कि शीरी आए, फरहाद आए, फिरौन आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन सब लोग तो यहाँ आकर के हुकूमत किए, लेकिन लास्ट में उसको ज़मीन में समाना ही पड़ा, ठीक है। चलिए ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं बताएंगे, आइए अगला शेर की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि गालिब वजीफा खारी हूँ, दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा खारी हूँ, दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे, वह दिन गए जो कहते थे, नौकर नहीं हूँ मैं, नौकर नहीं हूँ मैं। यानी कहने का मतलब कि गालिब वजीफा खा रहा हूँ। गालिब क्या करते थे, बादशाह के क्या खाते थे, वजीफा खाते थे। बादशाह के यहाँ रह कर के क्या करते थे कि उनका जो है जो भी मिलता था पेंशन वगैरह वो खाते थे, ठीक है ना। तो वही कहना चाहता है कि वजीफा खार हूँ, दो शाह को दुआ, यानी मैं बादशाह का, शाह का मतलब होता है बादशाह, ठीक है। शाह का मतलब क्या होता है, बादशाह। तो बादशाह को क्या करता हूँ, उसका खाया हुआ हूँ, तो उसको मैं बादशाह को दुआ देता हूँ। वह दिन गए, यानी वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, यानी वो वाला दिन चले गया जब हम कहते थे नौकर नहीं हूं मैं, ठीक है ना। अब तशरीह के जरिए हम इसको अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तशरीह उसी को कहते हैं, विस्तार को ही तशरीह कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, पेशे नज़र मिर्ज़ा गालिब के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज है। ये शेर जो है आपके क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज है और यह गज़ल का मक्ता है, यानी पता चला लास्ट वाला शेर है, मक्ता आ गया। तो यह एक दुआया शेर है। ये क्या है? दुआया शेर है। इसमें दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, दिया लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग दुआ पढ़ना, ठीक है ना। दुआया शेर है जिसमें गालिब ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को दुआ दिया है। कहने का मतलब ये है कि गालिब अपना बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, इसके पास इन्होंने रहा है, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को दुआ दिया है, जिसका पस मंजर यह है कि शाउर को जब मुगलिया दरबार में रिसाई हो गई, या फिर शायर को जब मुगलिया दरबार में रिसाई हो गई, यानी छोड़ने पीछे वाला दिन को याद कर रहे हैं, रिसाई हो गए और दरबार से वजीफा मिलने लगा, यानी ये क्या कहते हैं कि वो दरबार छूट गए, यानी उसको पेंशन मिलने लगा, वजीफा मिलने लगा, तो शाह को दुआ देने लगे, शाह को बादशाह को क्या करने लगे? दुआ देने लगे। गालिब ने दूसरे मिसरा में इस बात का भी एतराफ़ किया है, माना है, एतराफ़ का मतलब मानना होता है, माना है कि दरबार में रिसाई से कब्ल, यानी दरबार को छोड़ने से कब्ल गर्चे मुआशी तंगी के शिकार थे। गर्चे जो है मुआशी तंगी का मतलब होता है रुपये पैसा की तंगी, ठीक है, तंगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मुआशी तंगी के शिकार थे, मगर वह यह भी कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। गर्चे वो रुपये पैसा की तंग दस्ती में वो बादशाह के यहाँ रहा करते थे, बट वो अपने आप को क्या कहते थे? मैं नौकर, किसी का नौकर नहीं हूँ, ठीक है। ऐसी सूरत में यह शेर शायर के ऊपर खुद अपने आप में एक तंज बन गया है। एक क्या बन गया है? तंज बन गया। तंज का मतलब क्या होता है? मजाक होता है, ठीक है। तंजो मजाक, यानी मजाक, हंसी खुशी, ठीक है ना। तंजो मजाक का मतलब, बट यहाँ पे तंज लिखा हुआ है, तो यानी एक मजाक बन गया, ठीक है ना। अब आइए फटाफट से चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूरज कोना मेहरबान है, सर पे न नीले साहिबान, ठीक है, सर पे न नीले नीले नहीं होगा यहाँ पे, नीला साहिबान, ए आसमां दा रहे साया तेरा, ठीक है, या फिर सदा रहे, यहाँ पे सीन छूट गया, ठीक है ना, तो स्वाद छिट गया, तो आसमां सदा रहे साया तेरा, ठीक है ना। अब देखिए तशरीह के जरिए फटाफट से देखेंगे। यह शेर जो है खलीलुर रहमान अज़मी की गज़ल से लिया गया है, माखूज है। इस शेर में शायर ने बयान किया है कि मेरे दोस्तों ने ज़माना और ज़माना के लोगों से, यानी वक्त और वक्त के लोगों से सुलह कर ली, यानी क्या कहते हैं, झगड़ा वगैरह होता है तो उसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन सुलह करेंगे, सुलझाएंगे तो वो क्या होगा? कम होगा। तो यही कहना चाहता है कि मेरे दोस्त मेरे वक्त के साथ साथ, वक्त के हालात के साथ साथ, जो वक्त और हालात के साथ साथ मेरे दोस्तों ने ज़माने के लिहाज से जो है सुलह कर ली, लेकिन मैं ऐसा बददिमाग, यानी बद का मतलब खराब दिमाग, ठीक है, मैं ऐसा खराब दिमाग और बेवकूफ़ निकला कि ज़माना और ज़मान का मतलब भी वक्त ही होता है, ठीक है, वक्त और वक्त के लोगों से सुलह करने में पीछे रह गया या फिर बिछड़ गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग तशरीह कर सकते हैं। बाकी ट्रिक वाली वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ, ट्रिक वाली वीडियो को देख लिए, थोड़ा सा भी अगर आप लोग इस तशरीह को देखेंगे ना, खाली देख लेंगे कि ये शेर किसका है, किसका लिखा हुआ शेर है, बस इतना देख लेंगे, आपकी जो है तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। जितने स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करेंगे, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करेंगे, बताएंगे इस चैनल पे जो है कंप्लीट कोर्स बिल्कुल मुफ्त फ्री में पढ़ाई होती है। हाँ, जो स्टूडेंट खासतौर पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए हमारे यहाँ फ़ी लगता है। जितने स्टूडेंट को पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे, मेरे नंबर पे राब्ता ज़रूर करेंगे। नंबर है 950821 और 47 उसके बाद 60। इसके लिए आप लोगों को कुछ फ़ी लगेगा। जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पे राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।